एमए पूर्वार्ध लोक प्रशासन के विद्यार्थियों का स्वागत। आज का शीर्षक है अनौपचारिक और औपचारिक संगठन। तो सबसे पहले हम औपचारिक संगठन के बारे में जानें। औपचारिक संगठन से हमारा तात्पर्य क्या है? तो औपचारिक जो संगठन होते हैं वो व्यवस्थित ढंग से नियोजित और रूपांकित किए जाते हैं। इनका निर्माण किसी प्राधिकृत सत्ता द्वारा किया जाता है और ये किन्हीं स्पष्ट लिखित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाए जाते हैं। इसमें कार्य करने वाले प्रत्येक पद और पदाधिकारी के दायित्व कर्तव्य सुपरिभाषित होते हैं और साथ ही साथ इनके मध्य जो अंतर संबंध होते हैं वह भी रूपांकित किए जाते हैं और इसमें एक पदानुक्रम यानी हायरार्की यानी ये जो संबंध होते हैं व्यक्तियों के मध्य वो पदानुक्रम द्वारा दर्शाए जाते हैं। अर्थात उच्च और अधीनस्थ अधिकारी कर्मचारी संबंधों को प्रदर्शित किया जाता है। तो इसकी वजह से हम एक औपचारिक संगठन में एक सुस्पष्ट लक्ष्य, एक ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट को देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक पद के कर्तव्य दायित्व सुपरिभाषित हैं, यह हम देख सकते हैं। और यह जो संगठन बनाया जाता है किन स्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए बनाया जाता है। तो औपचारिक संगठन की जो विशेषताएं हैं, अगर हम उन चीज़ों को देखें तो उसमें जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि सुस्पष्ट लक्ष्य और एक व्यक्ति समूह का होना, प्रत्येक व्यक्ति के दायित्व और कर्तव्य सुपरिभाषित होना, एक सुस्पष्ट कार्य नियम प्रक्रिया का होना और कर्मचारियों और अधिकारियों के मध्य जो है वो जो पदानुक्रम होता है, जो संबंध होते हैं वो स्पष्ट रूप से दर्शाए जाते हैं। तो किसी औपचारिक संगठन को हम एक डायग्राम के द्वारा, जिसको ऑर्गेनोग्राम या ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट कहते हैं, दिखाया जा सकता है। तो इसकी कुछ विशेषताओं को अगर हम आइडेंटिफाई करना चाहें तो पहली बात है कि ये जानबूझकर निर्मित होता है, यानी कि स्पष्ट उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इनका निर्माण किया जाता है। और ये जो है इसमें काम करने वाले प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य दायित्व सुपरिभाषित होते हैं, नियम प्रक्रियाएं स्पष्ट होती हैं, कार्य के करने के तौर तरीके स्पष्ट होते हैं, वो स्टैंडर्ड होते हैं, स्टैंडर्डाइज्ड किए जाते हैं कि किस प्रकार से कोई कार्य संपादित किया जाएगा। कार्य करने वाले अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण इत्यादि दिया जाता है और वो एक नियम के अंतर्गत कार्य करते हैं और अनुशासित तरीके से कार्य करते हैं। तो इससे एक फ़ायदा क्या होता है? औपचारिक संगठन के जो लाभ है वो ये कि एक तो स्थायी प्रकृति का होता है और जटिल लक्ष्यों की प्राप्ति इसी के माध्यम से संभव होती है, क्योंकि उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जितने भी आवश्यक व्यक्तियों की आवश्यकता होती है उतने ही व्यक्ति संगठन में शामिल किए जाते हैं और उन सबको जो है स्थायी रूप से रखा जाता है, उसे कार्य करवाया जाता है और उनको तौर तरीके बताए जाते हैं। तो इस प्रकार से एक जटिल लक्ष्य को पाने के लिए जितने भी प्रकार के कार्य किए जाने हैं और वो संगठन के औपचारिक संगठन के द्वारा करवाए जाते हैं। तो ये जटिल लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए एक आवश्यक जो है निकाय होता है, एक आवश्यक शर्त है। इसमें जैसा हमने कहा प्रत्येक कार्मिक के दायित्व और अधिकार निश्चित होते हैं। इससे समन्वय करना सरल हो जाता है, क्योंकि हमें पता होता है कि यदि संगठन में कोई कार्य नहीं संपन्न हुआ तो यह किसका दायित्व था, तो हम उसको नियंत्रित और निर्देशित कर सकते हैं। इसकी वजह से चूँकि प्रत्येक व्यक्ति के कर्तव्य दायित्व स्पष्ट रूप से परिभाषित हैं, तो कार्यों को लेकर कोई जो है टकराव या तनाव नहीं होता, सबके दायित्व स्पष्ट हैं, तो समन्वय करना बड़ा सरल हो जाता है, संघर्ष नहीं होता है, कार्यों में दोहराव नहीं होता है। जो समन्वय की विशेषताएं हैं वो सारी इसमें आप इसको देख सकते हैं कि समन्वय करना बड़ा सरल हो जाता है। इससे जो है जवाबदेहता भी कर्मचारी की सुनिश्चित होती है, संसाधनों का समुचित उपयोग होता है, क्योंकि कार्य प्रणाली और कार्य की तकनीक इन सब का स्टैंडर्ड एक तरीका डेवलप किया जाता है, नियम प्रक्रियाएं बनाई जाती हैं और उसी आधार पर इनसे काम किया जाता है। तो
ये औपचारिक संगठन की कुछ विशेषताएं हैं, लेकिन इसमें इसके कुछ नुकसान कह लीजिए या इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। वो ड्रॉबैक्स क्या हैं भाई? तो इसमें क्या है कि जैसा हमने संगठन को परिभाषित करते समय कहा था कि जो औपचारिक संगठन होता है उसमें व्यक्तियों के मध्य जो है औपचारिक संबंध, कार्यात्मक संबंध पाए जाते हैं और प्रत्येक व्यक्ति को कार्य के जो निर्धारित नियम प्रक्रिया है उसी के अनुसार से उसको कार्य करना पड़ता है। तो व्यक्ति जब औपचारिक संगठन में लंबे समय तक काम करता है और नियम प्रक्रियाओं से काम करता है तो उसके स्वभाव में जो है एक औपचारिकता आ जाती है और यूँ कह सकते हैं कि उसका मशीनीकरण हो जाता है। अर्थात एक नियम प्रक्रिया के अनुसार, एक निश्चित विधि के अनुसार आपको कार्य संपादित करना है और दूसरे व्यक्ति जो संगठन में कार्य कर रहे हैं उनके साथ आपके केवल कार्यात्मक संबंध, औपचारिक संबंध है। तो व्यक्ति का अधिकांश जीवन चूँकि संगठन में गुजरता है, तो इस प्रकार का जो वातावरण होता है जहाँ आप अपने संगठन में आते हैं, नियम के अनुसार काम करते हैं और प्रक्रिया के अनुसार काम करते हैं और फिर आप दूसरे व्यक्तियों के साथ केवल औपचारिक संबंध बनाते हैं, जहाँ मान लीजिए कि ऐसे व्यक्ति जिनके साथ कोई आपका कार्यात्मक संबंध नहीं है तो उनके साथ संबंध आपको रखने की आवश्यकता नहीं है, नहीं रख सकते। तो ये एक मशीनीकरण कर देता है मानवीय स्वभाव का जो प्रकृति के विरुद्ध है और इसलिए हम कह सकते हैं कि औपचारिक संगठन जो है वह मनुष्यों के जो स्वभाव जन्य या स्वभावगत जो एक विशेषता है, लोगों से मिलना जुलना और एक सामाजिक समूह बनाना, यह सब औपचारिक संगठन में इसका अभाव होता है। तो इसलिए यह मानवीय संवेदनाओं और कह सकते हैं मशीनीकरण, मानवीय संवेदनाओं का अनादर करती है, मशीनीकरण को बढ़ावा देती है। साथ ही साथ चूँकि नियम प्रक्रियाओं से काम होता है और उच्च अधीनस्थ अधिकारी संबंध होते हैं तो पदसोपान संबंधी जो भी आप दोष है वो आप औपचारिक संगठन में पाएंगे, जिसमें प्रमुख है लाल फीताशाही और उच्च अधीनस्थ अधिकारी संबंध होने की वजह से उच्च अधिकारियों में अहंकार का अभाव, अहंकार उनमें होता है। नियम प्रक्रियाओं से काम होने की वजह से जो है विलम्ब भी होता है, कानूनी अड़ंगेबाजी भी होती है। तो ये सारी बातें फिर आप देखेंगे कि चूँकि औपचारिक संगठन का जो ढांचा होता है पदसोपानिक होता है, उसकी वजह से कार्यों में देरी, जो हमारा संचार है अनौपचारिक संचार वो उसका उपयोग नहीं होता, थ्रू प्रॉपर चैनल काम होता है। तो ये सारी समस्याएं आपको, चूँकि यह पदसोपानिक ढांचा है तो वो पदसोपान के जितने भी दुर्गुण हैं वो सारे दुर्गुण आपको यहाँ पे नज़र आएंगे। ठीक है, तो ये औपचारिक संगठन कुल मिलाकर ये एक ऐसा उबाऊ, बोझिल और जो है मशीनीकृत स्वभाव पैदा करता है जिसकी वजह से व्यक्तियों में संवेदना की कमी आ जाती है, उनमें दृढ़ता, जड़ता, कठोरता, ये सारे जो है आप देखेंगे कि स्वभाव लोगों में आ जाते हैं। तो ये कोई मनुष्य सभ्यता के, मानवीय सभ्यता के लिए कोई बहुत बढ़िया जो है उपाय नहीं है सामूहिक लक्ष्यों की प्राप्ति का। तो इसलिए आप देखेंगे कि लंबे समय तक साथ साथ काम करने की वजह से संगठन में क्या होता है कि व्यक्तियों के मध्य आपसी संबंध पैदा हो ही जाते हैं। आप चाहे रोक इसको पैदा करें या ना करें, ये जो मित्रता है, एक जैसे स्वभाव वाले लोग हैं वो इकट्ठे हो ही जाते हैं और ये छोटे छोटे अपने समूह बनाते हैं। तो चाय के बहाने इकट्ठे हो जाएंगे, बातचीत करेंगे, या इनके कोई क्लब भी बन जाएंगे भाई, अगर सबके अपने अपने इच्छा और शौक़ है उस हिसाब से संगठन बन जाते हैं। तो ये इस प्रकार के जो संगठन होते हैं इसको हम अनौपचारिक संगठन कहते हैं। अनौपचारिक संगठन इसलिए कि इनको जानबूझ के नहीं बनाया जाता, ये अपने आप बन जाते हैं और ये मनुष्य की जो एक स्वाभाविक जो आवश्यकता होती है, जिसको हम कह सकते हैं भावनात्मक सामाजिक आवश्यकता, उसकी वजह से ये संगठन औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही
अनौपचारिक संगठन का निर्माण होता है। तो अनौपचारिक संगठन है क्या? ये मूलतः औपचारिक संगठन के अंतर्गत कार्य करने वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके मध्य जो है आपसी पसंद के अनुसार छोटे छोटे समूह बन जाते हैं और ये समूह उनकी मानवीय और भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इसको आप औपचारिक संगठन के अंतर्गत छोटे छोटे सामाजिक संगठन के रूप में देख सकते हैं। प्रश्न ये उठता है कि अनौपचारिक संगठन का निर्माण क्यों किया जाता है? तो जैसे मैंने कहा, औपचारिक संगठन में व्यक्ति जो कार्य करता है उसकी समक्ष एक चुनौती आ जाती है कि वह एक नियम प्रक्रियाओं के अंतर्गत एक अपेक्षित व्यवहार प्रदर्शित करने के लिए मजबूर होता है, जो मनुष्य का प्राकृतिक स्वभाव नहीं होता। और इसीलिए मनुष्य जो है अपनी मानवीय भावनात्मक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए संगठन में कार्य करने वाले समान विचारों वाले व्यक्तियों के साथ छोटे छोटे समूह बनाकर अपनी भावनात्मक आवश्यकताएं पूरी करता है। और इसलिए प्रत्येक औपचारिक संगठन में आप अनेक अनौपचारिक संगठनों को पाएंगे। तो ध्यान रखने की बात यह है कि अनौपचारिक जो संगठन होते हैं वो औपचारिक संगठन के अंतर्गत ही निर्मित होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। हम आगे अनौपचारिक संगठन की विशेषताओं और इसके प्रभाव के बारे में विशेषकर जानेंगे कि कैसे यह औपचारिक संगठन के लिए उपयोगी सिद्ध हो सकता है।